बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोकेम लेक्चर्स विद शेपारा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल सब्सक्राइब करने से आपके पास जो लेटेस्ट वीडियो हैं, जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी वो आपके पास वो आती जाएगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीरियोडिक टेबल। जो भी हम पढ़ेंगे वो पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड होगा। पीरियोडिक टेबल में हमने जो पढ़ना है आज, उसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री आ जाती है। ब्रीफ हिस्ट्री से मतलब ये है कि हम लोग कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट पढ़ेंगे कि किस साइंटिस्ट ने कितना किस टाइम पे कंट्रीब्यूट किया है पीरियोडिक टेबल की डेवलपमेंट में। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारे पास आज आ रहा है उसमें किस साइंटिस्ट की कितनी कंट्रीब्यूशन आ रही है। फिर आ जाता है पीरियोडिक ट्रेंड्स। ये मेन टॉपिक है। पीपीएससी के जो अभी लेक्चरशिप की पोस्ट आई हुई है उसमें ये पीरियोडिक ट्रेंड्स जो आ रहे हैं ये शामिल है टॉपिक। मैंने डिटेल में शामिल किए हुए जो मेन ट्रेंड्स होते हैं वो मैंने शामिल किए हुए आपके। और उसके बाद आ जाता है फैमिलीज ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इसमें ये इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा ऐड की गई है, मतलब एमसीक्यूज़ वगैरह में पूछा जाता है इस लिहाज से। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये 5 मेन साइंटिस्ट आ रहे हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इसको बनाने में। सबसे पहले तो आ जाता है डोबरनियर, देन न्यूलैंड्स, फिर मेंडलीव, मेयर और फिर एंड पे आ जाता मोज़ले। जो हम लोग ज़्यादा जानते हैं ना वो हम लोग जानते हैं मेंडलीव और मोज़ले के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं डोबरनियर ने क्या किया था 1817 में। इसका पूरा नाम आ रहा है जॉन डोबरनियर था। इसने सबसे पहले जो एक स्टार्ट किया था, पहला इसका जो स्टेप आ रहा था वो ये इसने किया था। इसने कहा था, इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था थ्री ग्रुप्स की फॉर्म में। उसने कहा था कि 3 एलिमेंट्स जो आ रहे हैं वो मिलके एक ग्रुप बना रहे हैं और एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं आफ्टर द 3 एलिमेंट्स वो रिपीट हो रही हैं। और 3 एलिमेंट्स में जो मिडल एलिमेंट आ रहा है, मतलब 1 2 3, और उसमें जो सेकंड एलिमेंट आ रहा है उसका जो एटॉमिक मास होगा वो फर्स्ट वाले और थर्ड वाले एटॉमिक मास का सम होगा। ठीक है, अगेन मैं बता रही हूँ 1817 में जॉन डोबरनियर आ रहा है। उसने पहली कंट्रीब्यूशन की थी इन द फॉर्मेशन ऑफ द पीरियोडिक टेबल। उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था इन द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। ठीक है, उसने एलिमेंट्स जो ग्रुप बनाया था उसमें 3 एलिमेंट्स थे। और उसने ये कहा था कि जो 20 वाला एलिमेंट आ रहा है, जो मिडल एलिमेंट आ रहा है, उसका जो एटॉमिक मास आ रहा है द फर्स्ट वो सम आ रहा है, टोटल आ रहा है पहले वाले एलिमेंट का और तीसरे एलिमेंट का। मतलब कंसिडर करें जो 20 वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास आ रहा है 8। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है उसका 4 है, थर्ड वाले का भी अगर 4 है तो 4 + 4 मिलके क्या बना रहा है 8। मतलब सेकेंड वाला जो एलिमेंट होगा वो पहले और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास का सम होगा 1817 में। एवरेज, बल्कि उसने एवरेज मतलब ये है कि आपने इसको 2 के साथ डिवाइड भी करना है तो फिर उसके लिहाज से आपको वैल्यूज़ हैं वो चेंज करनी पड़ेंगी एग्जाम्पल की। उसके बाद आ जाता है सेकेंड साइंटिस्ट जो आ रहा है जी 1863 में जॉन न्यूलैंड्स आ रहा है। इसका तो आपने पढ़ा हुआ भी है, ऑक्टेट रूल काफ़ी ज़्यादा फेमस भी रहा है। ये बेसिक केमिस्ट्री जब आप पढ़ना शुरू करते हैं उसी में बता देते हैं स्टूडेंट्स को। तो न्यूलैंड्स ने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था, उसके अकॉर्डिंग क्या है जी, एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एवरी 8th एलिमेंट के बाद रिपीट होती हैं। एक ये इसने काम किया था, दूसरा इसने ये किया था, इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मास। मतलब जो इसने पीरियोडिक टेबल प्रपोज किया था उसमें इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मास। और इसने ये बात कही थी कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आफ्टर द 8th एलिमेंट वो रिपीट हो रही हैं। दूसरा इसने यहाँ पे कहा था कि एलिमेंट जो होते हैं उसके लास्ट शेल जो होता है वो कंप्लीट होना है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होने, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसका शेल जो होगा वो कंप्लीट होगा, जो एटम है वो स्टेबल होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग जी, जॉन न्यूलैंड्स आ रहा है। उसने जो कंट्रीब्यूशन की थी वो 1863 में की थी। उसने लॉ ऑफ ऑक्टेट दिया था, उसके अकॉर्डिंग ये आ रहा है कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिपीट हो रही हैं आफ्टर द 8th एलिमेंट एंड एलिमेंट्स वर अरेंज्ड बाय द एटॉमिक मास। द नेक्स्ट वन दैट वी हैव जी दैट इज़ डिमिट्री मेंडलीव आ रहा है, या उसके साथ आ रहा है लोदर मेयर। लेकिन इन दोनों ने अपना अपना काम से किया था, वो सेपरेटली किया था, इंडिपेंडेंटली किया था। अच्छा, 1860s में मेंडलीव ने दिया था। मेंडलीव ने जो पेश किया था उसको पीरियोडिक लॉ भी कहा जाता है।
पीरियोडिक लॉ क्या है अब आपके पास जी। उसने कहा था कि प्रॉपर्टीज़ जो आ रही हैं, एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं वो बेसिकली किसकी वजह से होती हैं, उनके एटॉमिक मास की वजह से होती हैं। मेंडलीव ने कहा था कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पीरियोडिक फंक्शन आ रही हैं या वो बिकॉज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट आ रही हैं। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो एलिमेंट्स की आ रही हैं दे आर बिकॉज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। इसको कहा गया था जी पीरियोडिक लॉ। ये और इसकी दूसरी कंट्रीब्यूशन ये थी कि इसने पीरियोडिक टेबल को अरेंज कर दिया था एटॉमिक मास के साथ उसने अरेंज कर दिया था। दूसरा इसने ये काम किया था उस टाइम पे जो एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे उसके लिए इसने स्पेस जो है वो छोड़ दी थी। ठीक है, मतलब इसने इसकी एग्जांपल्स भी आपको मिल जाती हैं डिटेल में अगर आप इसको देखें, लेकिन चूंकि ये इतना नहीं ज़रूरी है, ब्रीफ हिस्ट्री में आपको बता रही हूँ, तो उसके लिहाज से यही यार 3 मेन चीज़ें थी। एक इसने कहा था पीरियोडिक लॉ इसने दिया था, दूसरा इसने एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया था अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मास। थर्ड ये आ जाता है कि उस टाइम पे जो एलिमेंट्स अनडिस्कवर्ड थे, मतलब एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियोडिक व्हेन दैट दिस प्रोसेस स्टार्ट ऑफ द अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक टेबल, उस टाइम पे तो सिर्फ 2/3 एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए थे। तो मेंडलीव ने उन स्पेसेस को फिल नहीं किया था, उसने उनके एटॉमिक मास के लिहाज से जगह को छोड़ दिया था। ठीक है, सो पीरियोडिक लॉ इज देयर जिसमें ये उसने कहा था कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं दे आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक मास, देयर एटॉमिक मासेस। सेकंड उसने इनको एलिमेंट्स को अरेंज किया था अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास। थर्ड ये कि जो एलिमेंट्स उस टाइम पे अनडिस्कवर्ड आ रहे थे उसने उनके लिए स्पेसिस को छोड़ दिया था जी। और इसमें जो फ्ला आ रहा है वो यही आ रहा था कि उसने कहा था कि प्रॉपर्टीज जो आ रही हैं वो पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मास आ रही है, हालांकि ऐसा नहीं है। फिर जब डिस्कवरी हो गई एटॉमिक नंबर की, एटम का स्ट्रक्चर डिस्कवर हुआ, तो फिर ये पता चला कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं या एटम की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं दे आर नॉट बिकॉज ऑफ द एटॉमिक मास, बेसिकली दे आर बिकॉज ऑफ द एटॉमिक नंबर। और अगर आप दूसरी सेंस में इसको ज़्यादा अच्छी टर्म यूज़ करना चाह रहे हैं तो ये आप कह सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एलिमेंट की कोई भी प्रॉपर्टी है, आइदर वो फिजिकल प्रॉपर्टी है आइदर वो केमिकल प्रॉपर्टी, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द एटॉमिक नंबर और इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। All the chemical or physical properties of the elements depends upon the atomic number or electronic configuration. 1913 हेनरी मोसले एटॉमिक नंबर को सबसे पहले इसने डिस्कवर किया था। एक्सरेज रिवील दैट एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट हैड कैरेक्टरिस्टिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर आपको पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। Moseley's discovery allowed him to revise Mendeleev's periodic law. He fixed all the inconsistencies by changing a single word. Single word वो कौन सा है? इसने simply replace कर दिया था atomic mass को with atomic number। इसने क्या किया था? इसने atomic mass को चेंज कर दिया था किसके साथ? with the single word and that is एटॉमिक नंबर के साथ उसने रिप्लेस कर दिया था, जिसकी वजह से पूरा पीरियोडिक टेबल जो है वो रिवाइज हो गया था। द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। ये आपके पास आ रहा था जी, पीरियोडिक लॉ आ रहा था मेंडलीव का। इसमें उसने पीरियोडिक जो एटॉमिक मास आ रहा है उसको रिप्लेस कर दिया था विद एटॉमिक नंबर। और इसने कौन सी रेट में किया था? इसने 1913 को किया था जी। नेक्स्ट आ जाते हैं जी, इसको स्टार्ट करने से पहले आप देख लें, ट्रेंड्स को स्टार्ट करने से पहले जनरल इन्फो में आ जाता है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर 2 चीज़ें आ रही हैं, मेटल्स आ जाती हैं और नॉन मेटल्स आ जाती हैं, और इसके बीच में कहीं जाके मेटालाइट्स आ जाती हैं। मेटल्स जो आ रही हैं दे आर एट द, नॉन मेटल्स को आपको नज़र आ रही हैं ऑरेंज कलर की आ रही है, मेटालाइट्स जो पर्पलिश ब्लू सा कलर आ रहा है, और जो ग्रीन वाली आ रही है वो सारी की सारी क्या आ रही है? मेटल्स है। मेटल्स जो होती हैं दे हैव द शाइनी नेचर, ठीक है, शाइनी, मैलिएबल और डक्टाइल। मैलिएबल और डक्टाइल का मतलब ये होता है कि आप इनको इजीली बेंड कर सकते हैं, डिफरेंट शेप्स में इनको मोल्ड कर सकते हैं। दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज हीट। इलेक्ट्रॉन्स को जब ये केमिकल रिएक्शन में जब ये पार्टिसिपेट करती हैं दे रिएक्ट बाय लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रही हैं तो ये पॉजिटिव आइंस बनाते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? कैटाइन। आई एम रिपीटिंग जी, they are shiny, malleable and ductile.
They are the good conductors of heat and electricity, and they react by losing an electron. When they are losing the electron, they are forming the positive cations which are known as positive ions बना रहे हैं, जिसको आप क्या कहते हैं जी, केटाइंस. सेकंड आपके पास आ जाती है जी नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स में ये दे आर गैशियस, ब्रिटल होती हैं, इंसुलेटर्स होती हैं. इंसुलेटर मीन दे डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एंड दे रिएक्ट बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन और बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगी ये और फिर बनाएंगी ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेंगी. और दूसरा ये नेगेटिव आयंस बना रही है. जब ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रही हैं तो फिर ये नेगेटिव आयंस बना रही है. इसको क्या कहा जाता है, एनायंस. और मेटल्स होती हैं वो ज़्यादातर आयोनिक बॉन्ड बनाती हैं, और जो नॉन मेटल्स होती हैं दे फॉर्म द कोवलेंट बॉन्ड. सो हेयर द लोकेशन ऑफ द मेटल्स आप देख लें. ग्रीन वाली जो आ रही हैं वो आपके पास क्या शो कर रही हैं, वो आपके पास शो कर रही है मेटल्स की लोकेशन को. अच्छा, यहाँ पे ये जो 3-4 लिखा हुआ है, दे आर बेसिकली शोइंग यू द ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ये 3 से लेके जो 12 तक आगे सारा का सारा आ रहा है, दे आर ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स. और उसके बाद देखिए ये पर्पलिश जो आ रहा है आपके पास, ये मेटालाइड्स हैं. मेटालाइड्स वो होती हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ इन बिटवीन होती हैं, मतलब बिटवीन द मेटल्स, एंड दे हैव द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स. तो इन बिटवीन जो प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं उन एलिमेंट्स को मेटालाइड्स कहा जाता है. फिर ये आपके पास आ जाती हैं जी नॉन मेटल्स आ जाती हैं. और एट द एंड ऑफ द पीरियोडिक टेबल आपके पास 2 और सीरीज नज़र आ रही जिनको कहा जाता है लेंथिनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स. ये भी मेटल्स ही होती हैं, दे आर आल्सो मेटल्स. जो पहले वाली सीरीज आ रही है, ये जो फर्स्ट वन आ रही है इसको कहा जाता है जी लेंथिनाइड्स, और जो लोअर वन आ रही है इसको कहा जाता है एक्टिनाइड्स. इसके बारे में मैंने आगे आपको डिटेल प्रोवाइड की हुई है. नेक्स्ट वन जी जनरल इन्फो के लिहाज से देखें जी. अब ग्रुप्स क्या होते हैं और रोज पीरियड्स क्या होते हैं. अब देखें आप, ये जो आपको लाइंस नज़र आ रही हैं, हॉरिजेंटली लाइन जो जा रही है आपके पास, देखिए ये हॉरिजेंटली जब लाइन जाएगी उसको कहा जाता है जी पीरियड्स कहा जाता है. और ये जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, वर्टिकल लाइक इन दिस डायरेक्शन, उनको क्या कहा जाएगा जी, उसको कहा जाता है जी ग्रुप्स. उसको क्या कहा जाता है, ग्रुप्स. अ रो, सीरीज और पीरियड इज़ अ हॉरिजेंटल सेक्शन ऑफ द पीरियोडिक टेबल, उफकी लाइन जिसको आप कहते हैं. और जो वर्टिकल लाइंस होती है, अमूदी लाइंस होती हैं, इनको कहा जाता है जी ग्रुप्स कहा जाता है. आपको एरो से शो भी किया हुआ जाता है. ये देखिए उन्होंने दिखाया हुआ नीचे, पीरियड्स ये वाले होते हैं. और नेक्स्ट ग्रुप की देख लें जी, ये जो कलर्ड पोर्शन आ रहे हैं, दे आर बेसिकली प्रेजेंटिंग द डिफरेंट फैमिलीज. और वर्टिकल लाइन्स देखें जो कलरफुल लाइन आ रही हैं, बेसिकली ये क्या शो कर रही हैं आपके पास, ये ग्रुप्स को शो कर रही हैं. लाइक इन दिस डायरेक्शन यू कैन सी वर्टिकली. इनको क्या कहा जाता है जी, इनको ग्रुप्स कहा जाता है. ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस, जिससे हमारे पास सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट एक ट्रेंड आ रहा है, वो आ जाता है जी एटॉमिक रेडियस का. पहली जो बात आपको समझने की ज़रूरत है वो ये है कि एलिमेंट की, एटम की कोई भी प्रॉपर्टी आ रही है, एनी प्रॉपर्टी, इट इज़ अल्टीमेटली बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम और एलिमेंट. वो किसके ऊपर बेस कर रही है, एक सिंगल वर्ड है उसको याद रखें, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बेस कर रही है. अब एटॉमिक साइज़ जो आ रहा है, इसको ये डिपेंड किस चीज़ पे कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है कि आपका बॉन्ड किस तरह का आ रहा है और उसके जो नियर बाय एटम्स आ रहे हैं वो किस तरह के आ रहे हैं. दे अफेक्ट द एटॉमिक साइज ऑफ द एटम. जो नियर बाय एटम्स होते हैं वो भी एटॉमिक साइज को अफेक्ट करते हैं. समटाइम्स एटॉमिक साइज इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ हाउ क्लोजली वन एटम लाइज टू द नेक्स्ट टू अनदर, बिकॉज एटम्स डो नॉट हैव द हार्ड सरफेस, क्योंकि इनकी कोई हार्ड सरफेस तो होती नहीं है जब वो अपने साइज़ को मेंटेन करें. सिंपली ऑर्बिटल से आ रही है ना जो कि इसका एरिया को डिफाइन कर रहे होते हैं. तो डिपेंड करता है कि उसके साथ में नियर बाय एटम कौन सा आ रहा है. अब इसके लिहाज से हमने इसकी 2 कैटेगरीज की हैं जी. जो पहली कैटेगरी आपके पास आ जाती है वो मेटालिक रेडियस रखा मैंने. मेटालिक रेडियस में अगर इज़ 1/2 टू द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ एडजेसेंट एटम इन द क्रिस्टल ऑफ द एलिमेंट. जैसे कंसिडर करें, आप बात करें सोडियम क्लोराइड की. सोडियम क्लोराइड कौन सा बॉन्ड अब आ रहा है, मेटालिक बॉन्ड ही आ रहा है ना उसमें. लाइक यू कैन से आयोनिक बॉन्ड इज देयर, तो एक मेटल और एक नॉन मेटल है. अब इसमें नॉन मेटल कौन से आ रहे हैं, क्लोरीन, इसमें नॉन मेटल आ रहा है. तो उसमें हमने कैसे डिफाइन किया, इज़ 1/2 द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द एडजेसेंट एटम इन द क्रिस्टल ऑफ द
एलिमेंट। इसी तरह से कोवलेंट रेडियाई को भी डिफाइन कर दिया, 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ द आइडेंटिकल कोवलेंट बॉन्ड, सिंपली 1/2 आप कह रहे हैं, वर्ड चेंज हो जाएंगे, इसमें जो टर्म आप यूज़ कर रहे हैं वो चेंज हो जाती है जी। द नेक्स्ट वी हैव जी दैट इज़ ट्रेंड, इसके आ जाते हैं। सिंपली वर्ड्स में अगर आप याद रखें, टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा है। एरोज आर आल्सो शोइंग यू जी इंक्रीज टॉप टू बॉटम, और यहाँ पे जो आ रहा है वो मतलब एरो जो है वो शो कर रहा है लेफ्ट टू राइट इंक्रीज आ रहा है, मतलब ये कि आप जाएंगे जब इसको तो वो डिक्रीज करेगा पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक साइज जो आ रहा है। वर्टिकल ट्रेंड देखें जी, मतलब इन अक्रॉस अ ग्रुप एज मोर एज। अच्छा, इसकी रीज़न अब साथ में वेरी इंपॉर्टेंट है जी। इसकी रीज़न अब आपके पास किस तरह से आ जाती है, जब आप आ रहे हैं ना डाउन द ग्रुप, आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, उसके केस में क्या होगा आपके पास, डाउन द ग्रुप जब आप आ रहे हैं तो आप जैसे ही फर्स्ट एलिमेंट से नीचे सेकंड पे मूव ऑन किए हैं तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक शेल ऐड हो गया। देन आप थर्ड पे हैं, 1 मोर इलेक्ट्रॉनिक शेल एडिड, फोर्थ में और आ जाएगा, फिफ्थ में और, मतलब इलेक्ट्रॉनिक शेल्स जो वो ऐड हो रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉनिक शेल्स ऐड हो रहे हैं मीन्स एटम जो है वो एक्सपैंड कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है तो उसके पास न्यूक्लियस की अट्रैक्शन भी कम आएगी। जब उसके पास न्यूक्लियस की अट्रैक्शन भी कम आ रही है, इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली बाउंड नहीं है, एटम्स भी एक्सपैंड कर गया है, शेल्स भी ऐड होते जा रहे हैं, व्हाट डज इट मीन कि एटॉमिक साइज जो है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज़ करेगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज़ करेगा। और इसकी बिल्कुल आप अपोजिट कर लें इन केस ऑफ द लेफ्ट टू राइट व्हेन वी आर टॉकिंग अक्रॉस अ पीरियड। अक्रॉस अ पीरियड जब आप बात करें हॉरिजॉन्टल ट्रेंड में, एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड ऑफ द मेन ग्रुप एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द सेम आउटर लेवल, सेम लेवल के अंदर, सेम शेल के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जा रहे हैं। अब आप यहाँ पे इमेजिन करें कि जब सेम शेल के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं तो क्या होगा, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो होगी वो क्या आती जाएगी, टाइट हो जाएगा ना, वो ज़्यादा फोर्स के साथ उनको, क्योंकि मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इज देयर इन द सेम शेल, तो वो ऑटोमेटिक सी बात है न्यूक्लियस उसको ज़्यादा फोर्स के साथ पुल करेगा। जब उसको पुल कर रहा है तो एटम का स्ट्रक्चर जो होगा वो एक्सपैंड नहीं करेगा बल्कि टाइट हो जाते हैं, तो श्रिंक कर जाएगा। श्रिंक करने की वजह से क्या होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा जी। सो हेयर इज़ द लिटिल बिट रिप्रेजेंटेशन दैट हाउ इट इज़ इंक्रीजिंग। आप देखें सबसे ऊपर हाइड्रोजन आ रहा है, लिथियम के केस में देखें ज़रा साइज कैसे हो गया हुआ है, कितना इंक्रीज़ आ रहा है। सोडियम, देन पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम आपको ग्रेजुअली इंक्रीज नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अक्रॉस अब आप ग्रुप में जब आप बात करेंगे तो ग्रुप में आप देखें लिथियम बेरियम के बाद देखें आप बोरोन का साइज़ कम हो गया हुआ है, कार्बन का देखें, नाइट्रोजन का देखें, वो साइज़ कांस्टेंट रह रहा है या वो डिक्रीज़ करता जा रहा है। कांस्टेंट होने का भी केस तब आता है जब आपके पास देखें, यहाँ पे एक प्रॉपर रीज़न आपको एक्सप्लेन की हुई है, ये बल्कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स का रीज़न उसकी यही है जी, क्योंकि सेम शेल के अंदर ही इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं तो शील्डिंग इफेक्ट भी चेंज। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट जो आपके पास आ रहा है उसमें ये है कि जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इनर इलेक्ट्रॉन मतलब जैसे शेल्स आ रहे हैं, एक एटम के अंदर शेल्स आ रहे हैं, तो शेल्स जब आ रहे हैं वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द न्यूक्लियस अट्रैक्शन, वो न्यूक्लियस अट्रैक्शन से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो जब ज़्यादा आगे शेल्स आते हैं मतलब मोर इनर इलेक्ट्रॉन्स दे आर प्रोटेक्टिंग द आउटर शेल्स, तो जब आप टॉप टू बॉटम आ रहे हैं क्रॉस अप ग्रुप, उसमें शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है जिसकी वजह से एटॉमिक साइज भी इंक्रीज कर जाते हैं। लेकिन इसके केस में क्या होगा कि आप अक्रॉस अ पीरियड आ रहे हैं, एक ही शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं तो शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट रहा है जिसकी वजह से एटॉमिक साइज होता है वो डिक्रीज कर जाते हैं। हाँ जी, अब जो आ जाता है हम लोग बात कर रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीपीएससी ने बीएससी का सिलेबस एक्चुअली शामिल किया हुआ है, तो बीएससी के सिलेबस में जो ज़्यादा डिस्कस किए गए मैंने ट्रेंड्स वो उन्होंने डिटेल में किए हुए हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिहाज से पूरा एक चैप्टर आ जाता है उसमें। अच्छा, अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स पहले क्या होते हैं जी, ट्रांजिशन का जो मतलब है वो होता है वेरी करती हैं इनकी प्रॉपर्टीज़। अब इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स बेसिकली शामिल है, ज़्यादा जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट शामिल है। एज यू मूव फ्राम लेफ्ट टू राइट द साइज श्रिंक थ्रू द फर्स्ट। अच्छा, इसमें जो ट्रेंड है ना वो रेगुलर नहीं है, वो आप अगर कह लेना, अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ कर रहा है और लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ कर रहा है तो आप ये नहीं कह सकते। हाँ, जनरली जब आप बोलेंगे तो आप ऐसे ही बोलेंगे
लेकिन आप जब डिटेल में देखते हैं इसको तो वो वेरी करता है, वो इरेगुलर इंक्रीज नहीं आ रहा, वो इरेगुलर इंक्रीज आ रहा है. सो हेयर you can see जी, as you move from left to right the size shrinks to the first 2 or 3 transition elements because of the increasing nuclear charge. जो पहले 3 ग्रुप्स आ रहे हैं, पीरियड्स आ रहे हैं, उसमें जो अटोमिक साइज है वो डिक्रीज कर रहा है क्योंकि उनके अंदर जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज कर रहा है. लेकिन उसके बाद but the size remain relatively constant because shielding by the inner d electrons counteract the usual increase in the nuclear charge. Z इफेक्ट जो है वो बेसिकली शो कर रहा है न्यूक्लियर चार्ज को, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. द शील्डिंग बाय द d इलेक्ट्रॉन causes a major size decrease from group 2 to 3a. उसमें चूंकि ज़्यादा आते हैं तो आपने देखा था वहाँ पे डिक्रीज आ रहा था. द टू मेन ग्रुप्स दैट फ्लैंक द, यही दो ग्रुप्स आ रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के. The size decrease in period 4, 5 and 6 with the transition series is much greater than in period 3 without transition series because electrons in the np orbitals penetrate more than those in the 1d orbital. The first np electron group 3a. अच्छा, इसको अगर आप मैं सिंपली बताऊँ ना तो उसमें पता क्या है, ये उसमें ये है कि जो फर्स्ट 3 पीरियड्स थे उसमें एटॉमिक का साइज श्रिंक कर गया, डिक्रीज हो गया क्योंकि वहाँ पे जो न्यूक्लियर चार्ज था वो इंक्रीज हो गया था. अब जब वो 4 और 5, 6 की बात करें इसमें उन्होंने कहा है कि चूँकि डी शेल जो वो फिल होना शुरू हो गया अब, ठीक है, डी शेल जब आपके पास फिल हो रहा है उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पेनिट्रेट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक सी बात है जो न्यूक्लियस उसके अंदर प्रोटॉन्स भी इसी लिहाज से वो अट्रैक्ट करेंगे जो इलेक्ट्रॉन्स इंटरवेन कर रहे हैं उसको. तो मतलब यहाँ पे भी जो एटॉमिक साइज़ होता है वो क्या करता है, डिक्रीज़ कर रहा है. आप यहाँ पे देखिए, अब आगे 2-3 एलिमेंट्स को मैं डिटेल में भी दिखा दूँगी आपको. उसमें देखें ज़रा, ये स्टार्ट करें आप 4b 5b से शुरू हो रहा है. देखिए टाइटेनियम आ रहा है, वेनेडियम आ रहा है, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर. इसमें आप देखें साइज़ कितना को वेरी कर रहा है. शुरू में देखें वो पहले जो एलिमेंट शो किया वो बड़ा है, उसके बाद वो ग्रेजुअली कांस्टेंट की तरफ आना शुरू हो गया, वो फिर उसके बाद डिक्रीज आता है. इसमें देखें द ग्रेटेस्ट चेंज अकर इन द पीरियड 4 इन विच कैल्शियम, ये क्रॉस द ग्रुप बात करें, कैल्शियम इज़ नियरली 50% लार्जर देन गैलियम. अब आप यहाँ पे देखें ज़रा कैल्शियम को और गैलियम को, कैल्शियम और गैलियम, ये देखें जी कैल्शियम एंड गैलियम. यस यू कैन सी दिस इज़ द कैल्शियम. इसमें आप देखें उसका साइज़ कितना ज़्यादा है, 197 आ रहा है एटॉमिक साइज़, और इसमें देखिए गैलियम का कितना हो गया, 135. यू कैन सी द डिफरेंस, आई थिंक वेरी क्लियरली इट इज़ मैंशन 197 एंड दिस इज़ 135. ओके, देन आप देखिए आगे उन्होंने क्या बताया हुआ है. इनफैक्ट द फिलिंग द d orbitals in the transition series causes such a major size contraction that gallium is slightly smaller than aluminium, जिसका अटोमिक नंबर 13 आ रहा है. इवन दो गैलियम इज़ बिलो द एल्यूमिनियम, इसको भी आप देख लीजिए. गैलियम और एल्यूमिनियम की बात करें, देखिए एल्यूमिनियम ऊपर आ रहा है और हालांकि टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर रहा है. एल्यूमिनियम का साइज़ देखिए और नीचे गैलियम देखिए उससे छोटा हो गया हुआ है. तो मतलब ये जो इंक्रीज़ आ रहा है वो रेगुलर नहीं आ रहा, वो इरेगुलर होता है, कहीं पे वो डिपेंड करता है क्योंकि जैसे जैसे डी ऑर्बिटल फिल होता है उसी के लिहाज से आपके पास आ जाता है वो जी. देन नेक्स्ट व्हाट वी हैव जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती थी आयनाइजेशन एनर्जी. अच्छा, अगर आपको एटॉमिक साइज समझ आ गया ना तो फिर आयनाइजेशन एनर्जी डिफ़िकल्ट नहीं है क्योंकि इसका ट्रेंड ऑलमोस्ट सेम होता है. आयनाइजेशन एनर्जी इज़ एनर्जी इन किलो जूल रिक्वायर्ड टू कम्पीट. सिंपली देखें जी, आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो एनर्जी आ रही है जब आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम. एक एटम के आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको कहा जाता है आयनाइजेशन एनर्जी. सिंपली एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, वो गैशियस स्टेट में है, वो किसी भी स्टेट में उसमें से आपको रिमूव करना है इलेक्ट्रॉन, तो उसको जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको आप क्या लेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी. क्यों रिक्वायर्ड का आप टर्म यूज़ करें, उसका मतलब ये है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्ट हो रहा था बाय द न्यूक्लियस, तो उस अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ती है. तो ये हमेशा पॉजिटिव होती है क्योंकि आप एनर्जी दे रहे हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन आ जाता है.
उसके बाद आ जाता है जी मैनी इलेक्ट्रॉन एटम कैन लूज मोर देन हाइड्रोजन जो जैसे है, तो हाइड्रोजन तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती है, लेकिन जिन एटम्स का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है वो एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर सकते हैं। हाँ जी, आप इसमें देखें एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया और आयन बन गया, ये E1 शो करिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब वो एनर्जी जो पहले इलेक्ट्रॉन की दफ़ा होती है। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी रिमूव्स द सेकेंड इलेक्ट्रॉन, दिस इलेक्ट्रॉन इज पुल्ड अवे फ्रॉम अ पॉजिटिवली चार्ज आयन। सो इसमें क्या कर रहे हैं, अब आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं, जैसे आपने पहले आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया था, अब आप सेम वे में सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। इसकी रीज़न ये है कि क्योंकि देखिए आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, वो पॉजिटिव चार्ज केटाइन हो गया ना, अब केटाइन है तो उसके ऊपर ऑलरेडी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो फिर आपको ज़्यादा अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। सो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर जी। उसके बाद देखिए इसमें द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज़ अ की फैक्टर इन एन एलिमेंट्स केमिकल रिएक्टिविटी, वो डिसाइड करती है कि एलिमेंट्स जो है वो रिएक्टिव होगा या नहीं। बिकॉज एटम विद अ लो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी टेंड टू फॉर्म केटाइंस ड्यूरिंग रिएक्शन, और जिनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है वो एनाइंस बनाते हैं। जैसे हेलोजेंस की अगर आप बात करेंगे तो वो आपके पास क्या बना देंगे। अब इसका ट्रेंड आ जाता है जी, एज वी मूव डाउन अ मेन ग्रुप द ऑर्बिटल वैल्यू, मतलब शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, एटॉमिक साइज भी इंक्रीज हो रहा है, तो अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को ईजी होता है रिमूव करना, तो मतलब आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही है डाउन द ग्रुप। It is easier to remove an electron outer electron from the element of period 6 and period 2. Significant exception आ जाती है, जैसे इसमें आपके पास थर्ड ए ग्रुप में आ जाता है। क्यों ज़्यादा होते हैं वही आपके पास, आपको पता है कि शेल्स इंक्रीज डी ऑर्बिटल फिल हो रहा था। As you move from left to right across the period, the orbital's energy value stays the same. चार्ज इंक्रीज कर देता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, तो अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर देती है, सो इलेक्ट्रॉन को वहाँ से रिमूव करना मुश्किल होता है। इसका ट्रेंड जो होता है वो अपोजिट तो आ रहा है, एटॉमिक साइज जैसे उसमें पढ़ा था टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा था तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। सो आज हम लोग यहीं तक करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बाकी के ट्रेंड्स एक्सप्लेन कर दूँगी। अब इसमें देख लें आप आयनाइजेशन एनर्जी में जो इंक्रीज़ आ रहा है, देखें लिथियम है उसके फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देखें 0.52 है, सेकंड में देखें 7.30 हो गई है, और थर्ड वाली जो उसकी आ रही है वो 11.81 हो गई है। ह्यूज इंक्रीजेज है। देन आपके पास बेरिलियम आ जाता है, बेरिलियम की भी आप देखें 1.90 से देखें 0.90 से 1.76, फिर 14, फिर 21 हो जाती है। बोरॉन की भी इसी तरह से, किसी भी आप एलिमेंट को उठा के देख लें उसकी ऐसे ही है, वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रही है जी। सो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल बायोकेम लेक्चर्स विद शपारा, ताकि आपको बाकी की जो अपडेट्स है वो भी मिलती जाएँ। थैंक यू सो मच। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न द नेक्स्ट ऑफ द ट्रेंड्स।